हे भगवान, ये क्या खोज रहे हैं? 9 बचे लोग विमान दुर्घटना का शिकार होकर एक दूर दराज के उष्णकटिबंधीय जंगल में फंस गए हैं। आने वाले हर दिन के साथ कोई ना कोई रहस्यमयी तरीके से मर रहा है। चौथे दिन तक कप्तान और विमान परिचारिका सहित मृतकों की संख्या 3 हो चुकी है। कैंप में माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। हर किसी को लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। नई नवेली दुल्हन एमी, मोटी महिला, भारी भरकम शरीर वाली को दिलासा देने की कोशिश करती है। उम्मीद करती है कि वो अपने पति की मौत के लिए ज्यादा दुखी ना हो। आखिर ये तो एक साधारण दुर्घटना थी। लीसा उस पर हंसती है, कहती है कि वो बहुत भोली और अनाड़ी है। उसके दाढ़ी वाले पति की निश्चित रूप से हत्या की गई है और हत्यारा कैंप में ही छिपा हुआ है। बीमा जांच करता जैक झूठ बोलना पसंद करता है। डॉक्टर केविन ने कप्तान को मार डाला। पहलवान कार्लोस चुप्पा है लेकिन चालाक है। सोनिया अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती लेकिन जहरीले मशरूम पहचानती है। लीसा की नज़रों में तो एमी के पति एडम भी अच्छे इंसान नहीं है। आखिर एक अमीर लड़की का गरीब लड़के से प्यार करना कभी भी अच्छे अंजाम पर नहीं पहुंचता। एमी जिद करके कहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। लीसा हंस देती है, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। भोली भाली एमी पूरी तरह नाराज हो जाती है लेकिन लीसा के शब्द सुई की तरह उसके दिल में चुभ जाते हैं। लीसा शांति से सोचने के लिए जंगल में चली जाती है और फिर से उसी काले सायरे को देख लेती है। इस बार औरत ने साफ देखा, वह एक हुड वाला आदमी था। पलटते ही वो अपने पति एडम के सामने आ जाती है। आदमी उत्सुक है कि पत्नी ने लीसा से क्या बात की। एमी कुछ सेकंड हिचकिचाती है, आखिरकार अपने मन के संदेह को छुपाना चुनती है। दूसरी ओर कार्लोस आखिरकार लोकेटर के लिए एंटीना बना लेता है। अब बस इसे सबसे ऊंची जगह पर ले जाना है ताकि बाहरी दुनिया को लोकेशन सिग्नल मिल सके। लेकिन पहाड़ पर जाने वाले का चुनाव करते समय सभी में तीखी बहस छिड़ जाती है। लगातार हो रही मौतों के कारण कोई भी अकेले कैंप से दूर जाना नहीं चाहता। लीसा के हाँ में हाँ मिलाने के कारण जैक आखिरकार फैसला करता है कि वो खुद कैंप की देखभाल के लिए रुकेगा। लोकेटर लगाने का काम कार्लोस, केविन और सोनिया की टीम करेगी। वे तीनों एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं। हत्यारा होने पर भी मनमानी नहीं कर सकता। कार्लोस आदतन एक च्युइंग गम अपने मुंह में डाल लेता है। जमीन पर फेंका गया रैपर सोनिया का ध्यान खींचता है। पहले जब वो विमान के सामान की देखरेख कर रहा था तो अलमारी में रखा भोजन आधा गायब था और उसमें इसी ब्रांड की च्युइंग गम भी थी। इसमें कोई शक नहीं कि रात को चुपके से सामान लेने वाला कार्लोस ही है। हालांकि सोनिया ने इसे उजागर नहीं किया। एक खड़ी चट्टान के पास से गुजरते समय उसे डर था कि कहीं कार्लोस फिर कोई शरारत ना करे, इसलिए उसने खुद पेशकश की कि वो लोकेटर उठाने में मदद करेगी। कुछ लोग तेज धूप में एक के बाद एक पहाड़ियों को पार करते हुए सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि सोनिया के पैर फिसल गए और वो पूरी तरह से चट्टान से गिरते गिरते बची। खैर, केविन ने उसे खींच लिया। हालांकि लोकेटर भी पास की चट्टानों में फंस गया। सोनिया जानती थी कि यही सबके बचने का एकमात्र सहारा है, इसलिए हिम्मत करके एक हाथ खाली करके उसने हैंडल पकड़ लिया। कार्लोस और केविन ने मिलकर सीढ़ी बनाई और पूरी ताकत लगाकर सोनिया को ऊपर खींच लिया। इस घटना के बाद तीनों के बीच विश्वास काफी बढ़ गया। अगर किसी ने भी उस वक्त बुरी नीयत से काम किया होता तो लोकेटर बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता था। ज्यादा देर नहीं हुई, सभी आखिरकार सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। दुर्भाग्य से मोबाइल फोन में अभी भी सिग्नल नहीं था। उन्हें अब केवल कार्लोस के लोकेटर की उम्मीद थी। एंटीना का एक सिरा टर्मिनल से जोड़ते ही लोकेटर में बहुत देर बाद रोशनी जली। कार्लोस ने सभी को बताया कि ये लोकेटर सिग्नल भेज रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बचाव दल उनकी लोकेशन ढूंढ लेगा। शाम ढलने वाली थी, इसलिए कुछ लोगों ने बचाव का इंतजार करने के लिए कैंप वापस लौटने का फैसला किया और पहाड़ी के नीचे जैक ने अकेले शिकार कर रही लीसा को ढूंढ निकाला। बाद वाली अभी भी उससे सतर्क थी और चेतावनी देती है कि 2 मीटर के दायरे में ना आए। जैक का रुख स्पष्ट था, उसने लीसा से अपने प्रति शत्रुता खत्म करने का अनुरोध किया। अब ऐसे माहौल में सभी को एकजुट रहना चाहिए। लीसा को यह बात समझ आती है, इसलिए वो एक जानकारी देती है। एमी ने कहा था कि कैंप के बाहर कोई और भी है जो चुपके से निगरानी कर रहा है और इसी समय एडम अपनी पत्नी से पूछताछ कर रहा है। आखिर लीसा ने तुमसे क्या कहा था? एमी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अचानक एक बात याद आ गई। पहले एडम ने कहा था कि वो एक किताब लिख रहा है, लेकिन इतने समय बाद भी एमी ने उसे एक शब्द भी नहीं लिखते देखा है। एडम ऐसा लगा जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो। वो गुस्से में पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है? एमी स्पष्ट रूप से डर गई और लीसा के संदेह को साफ साफ बता देती है। इस पर एडम पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है। तुम एक भारी व्यक्ति पर विश्वास करती हो, मुझ पर नहीं। एमी को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस होता है और एडम को विमान से दवा लाने का इशारा करती है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि एमी लगातार किसी दवा का सेवन कर रही है।
एडम के जाने के मौके का फायदा उठाकर लड़की उत्सुकता से उसका बटुआ खोलती है और एडम के अलग अलग पहचान वाले कार्ड देखती है। क्या ये पेशेवर ठग की पहचान नहीं है? धोखे की पूरी तस्वीर उसके सामने आ जाती है। उसने इसे उजागर नहीं किया, बल्कि तरह तरह की संभावनाओं के बारे में सोचने लगी। अपने सामने हाल ही में शादी की एडम को देखकर एमी को लगा जैसे ये आदमी बिल्कुल अजनबी है, और इस समय एडम भी शायद दिखावा करना नहीं चाहता। उसका हर व्यवहार पूरी तरह से बदमाश जैसा है। वो जैक के मना करने के बावजूद विमान में जाकर साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली स्ट्रॉन्ग शराब निकाल लाता है और बेखटके शराब पीने लगता है। एमी से ये सब देखा नहीं जाता और वो एकांत जगह पर जाकर चुपचाप रोने लगती है। अचानक वो हुड वाला व्यक्ति फिर से प्रकट होता है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो वो गायब हो चुका होता है। इसी समय एडम वहां आ जाता है। एमी तुरंत अपनी खोज बताती है कि वो व्यक्ति विमान दुर्घटना के समय से ही उसका पीछा कर रहा है। कौन जानता था कि एडम का चेहरा अविश्वास से भरा होगा और वो सोचता है कि पत्नी को जरूर हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ये बात एमी को पूरी तरह से भड़का देती है और वो तुरंत अपनी जेब से कार्ड निकालकर पूछती है कि ये सारी पहचानें क्या हैं। एडम सामने से हटकर खड़ा हो जाता है बिना कुछ कहे। एमी को उसकी हर व्याख्या बेकार लगती है। इसी बीच सोनिया तीनों पहाड़ी की चोटी से कैंप वापस आते हैं और पता चलता है कि लोकेटर काम कर रहा है। सभी बहुत उत्साहित दिखते हैं। जब लीसा ने बारबेक्यू का भोजन तैयार किया, डॉक्टर केविन अभी भी झगड़ रहे एमी दंपत्ति के पास जाता है और कहता है कि पहले पेट भरना जरूरी है। रात हो चुकी है, बचाव दल अंधेरे में नहीं आएगा। लगता है सभी को यहाँ एक और रात गुजारनी पड़ेगी। जब सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, एडम अचानक आंखें खोलता है और पहलवान कार्लोस भी हमेशा की तरह अकेले जगह पर जाकर अपनी शारीरिक कसरत करने लगता है। बीच में आराम करते समय वो अपनी पिछली कुश्ती प्रतियोगिता का वीडियो खोलता है और उसका ध्यान अपने प्रिय रिंग की ओर चला जाता है। रोजमर्रा में चुप रहने वाला कार्लोस जब भी इस प्रतियोगिता का मास्क पहनता है तो वो तुरंत अपने प्रशंसकों के लिए योद्धा बन जाता है। इस समय कार्लोस बिल्कुल दूसरा इंसान लग रहा था। दर्शक जितनी जोर से चिल्लाते वो उतना ही जंगली हो जाता। हालांकि इस प्रतियोगिता में कार्लोस का सामना एक ऐसे प्रतिद्वंदी से हुआ जो उससे 10 किलो भारी था। नतीजा कोई आश्चर्य नहीं, उसे प्रतिद्वंदी ने जोर से जमीन पर पटक दिया और वो बेहोश हो गया। इसी समय कार्लोस के फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसने मजबूरी में वीडियो देखना बंद किया और चोरी की हुई चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाल लिया। ये शारीरिक ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए जरूरी था। उस प्रतिद्वंदी से बदला लेने के लिए वो किसी भी अनैतिक काम को करने को तैयार था। जब कार्लोस ने अपना दूसरा सेट पूरा किया तो उसने देखा कि उसके पीछे एक काला पोशाक वाला व्यक्ति खड़ा है और उसके सिर पर उसका खुद का प्रतियोगिता मास्क है। अचानक उसे पेट में ठंडक महसूस हुई, ठीक वैसे ही जैसे पहले प्रतिद्वंदी ने हराया था। कार्लोस फिर से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, लेकिन इस बार वो फिर कभी नहीं उठा। अगली सुबह सभी ने देखा कि कार्लोस गायब है। आसपास ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। लीसा तुरंत दावा करती है कि कार्लोस की हत्या कर दी गई है। उसकी बात सुनकर सभी डर गए। जब जैक ने खोज का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया तो डॉक्टर ने अचानक सभी को याद दिलाया कि कार्लोस को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी एक बात है, और वो ये कि बचाव दल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन सभी को ये नहीं पता था कि उनका पहाड़ी की चोटी पर लगाया गया लोकेटर, जिसकी एंटेना किसी ने काट दी थी, और पहाड़ी के नीचे लोग अब दो के जोड़े में अलग अलग दिशाओं में कार्लोस की तलाश में निकल पड़े। केवल जैक वहीं रुका रहा। उसे एमी की चेतावनी याद आती है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जैक को शक है कि विमान में कोई महत्वपूर्ण चीज छिपी है, लेकिन दोनों ने हर कोना छान मारा और कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इस तरह उन्हें हत्यारे के मकसद का अंदाजा नहीं लग पा रहा था। ज्यादा देर नहीं हुई, बाहर गए लोग खाली हाथ लौट आए। बचाव दल अभी तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर को शक है कि शायद लोकेटर खराब हो गया है। अगले ही पल वो सोनिया को लेकर वापस पहाड़ी पर जाने को तैयार हो गया और पहाड़ी के नीचे सभी अलग अलग छायादार जगहों पर दोपहर की नींद ले रहे थे। जैक अचानक आंखें खोलता है और चुपके से जंगल की गहराई में चला जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत लीसा की नजरों में है। गहरी नींद में सोई एमी को हल्की सी पुकार सुनाई देती है। वो हिम्मत जुटाकर आग से एक जलती लकड़ी उठाती है और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। ज्यादा देर नहीं हुई कि उसे फिर से वो हुड वाला आदमी दिखाई देता है। ये देखकर कि वो गोली चलाने वाला है, एमी बिना हिचकिचाए उसके सीने में घोंप देती है। अगले ही पल उसने देखा कि जख्मी व्यक्ति उसका पति एडम है, और इसी समय केविन और सोनिया आधी पहाड़ी चढ़ चुके थे। सांस लेने के लिए बस रुके ही थे कि उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर बड़ी संख्या में कौवे चक्कर काट रहे हैं। दोनों तुरंत अपना रास्ता बदलकर जंगल की गहराई में चल पड़े। कौवों के चक्कर काटने वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने आखिरकार कार्लोस का शव देख लिया। दोनों इस बुरी खबर को लेकर कैंप वापस आए और तभी ये भी सुना कि एमी ने एडम को चाकू मार दिया है। इस तरह एमी सबसे बड़ी संदिग्ध बन गई। जख्मों पर पट्टी बंधवाने के बाद एडम अपनी पत्नी का पक्ष लेने की पूरी कोशिश करता है। उसने बचपन में एक आतंकी हमला देखा था। एक हुड वाले व्यक्ति ने एमी के सामने ही उसके शिक्षक को गोली मार दी थी। तब से उसे डिप्रेशन हो गया
और वो अब भी शांतिदायक दवाइयां ले रही है। लेकिन ये स्पष्टीकरण एमी के संदेह को दूर नहीं कर सका, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि उसमें हिंसक प्रवृत्ति है। अगर कप्तान और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मौत को दुर्घटना मान लिया जाए तो पूरे शरीर पर जख्मों वाले कार्लोस की निश्चित रूप से हत्या की गई है। सोनिया के मन में संदेह है, अगर हत्यारा एमी नहीं है तो फिर कौन है? हालांकि जैक इस बात से चिंतित है कि हत्यारे का मकसद क्या है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि विमान के ऊपरी पैनल के अंदर बड़ी मात्रा में सफेद पाउडर रखा हुआ है। दरअसल ये विमान ड्रग्स से भरा हुआ था। शायद किसी ने इन चीजों पर अकेला कब्जा करने के लिए बाकी बचे लोगों को खत्म करने का फैसला किया है। एमी का अनुमान है कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति है, ये भी संभव है। लेकिन अगर हत्यारा कैंप के अंदर ही है तो सबसे बड़ा संदिग्ध एडम है। हो सकता है कि उसे शुरू से ही ड्रग्स के बारे में पता हो या फिर बाद में गलती से पता चला हो। हालांकि दूसरों के व्यवहार को देखते हुए हर किसी पर कुछ न कुछ शक है। फिलहाल केवल सीधी साधी लिसा और भोली एमी ही हत्यारा नहीं हो सकती। अलग राय रखने वाले दोस्त कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम अगली बार मिलेंगे।